shoot 5. It's already recording. पक्का चेक करो. It's हाँ, already recording. Okay, so let's start with basics of linear algebra. So linear algebra. कल क्या पढ़े थे recap? So कल हम लोग पढ़े थे supervised, unsupervised. What is supervised learning? What is unsupervised learning? What is basics of reinforcement learning? Like why dimensionality reduction is required, and yeah, I guess most of the topics are covered around this only. So basic idea that yesterday was कि मैट्रिक्स में ही सारी चीज़ें होने वाली हैं. एक इनपुट मैट्रिक्स x होगा और एक सुपरवाइज्ड के केस में एक आउटपुट मैट्रिक्स y होगा, और हमको एक मैपिंग करना है जिससे कि x से हम y बना सकें, सच दैट कि हमको एक मॉडल वेट a बनाना है कि इससे y आ जाए. दैट वाज सुपरवाइज्ड केस. एंड अनसुपरवाइज्ड इज कि हम सम लर्न मतलब एक रिप्रेजेंटेशन लर्न कर सके अनसुपरवाइज्ड के केस में x के ऊपर ही, सच दैट कि हम या तो उस पर क्लस्टरिंग कर सकें या तो हम उसमें डिमेंशनैलिटी रिडक्शन कर सकें मूविंग फॉरवर्ड. तो गॉसियन पढ़े थे हम लोग. गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़े थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े थे कि मीन वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, ऑल दिस प्रॉपर्टीज, राइट. सो आज लीनियर अलजेब्रा का बेसिक्स देख लेते हैं कि लाइक जो जो चीज़ें हम लोग के केस में काम आने वाली है मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि मशीन लर्निंग के मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम्स जो हैं वो बेसिक लीनियर अलजेब्रा या फिर थोड़ा सा एडवांस टॉपिक्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा को टच करती हैं. उसमें बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ओवरव्यू पता होना बहुत ज़रूरी है कि लाइक चीज़ें क्यों होती हैं या क्या होती हैं, है ना. तो स्टार्ट करते हैं लीनियर मैप से, क्योंकि हम लोग हर चीज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही करते हैं मशीन लर्निंग के केस में. एक इनपुट x गिवन होता है, तो जनरली जो x होता है वो मेरा तो x जो होता है वो मैट्रिक्स होता है. जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे कि r ऑफ d होता है, और उसी को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इन सम अदर r ऑफ p, लेट्स सपोज, है ना. और जो p होता है लंबा तो p में उसको करना चाहते हैं सच दैट p इज आइदर लेस देन d और सम कंडीशन इज देयर, राइट. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लीनियर मैप्स को समझने में कि लीनियर मैप्स क्या होते हैं. तो लीनियर मैप्स आर लाइक कि एक पर्टिकुलर स्पेस दिया हुआ है तुमको आर स्क्वायर में, और उसको तुमको ट्रांसफॉर्म करना है आर स्क्वायर में अगेन, बट दूसरी प्रॉपर्टीज़ के साथ. तो उसकी लीनियर मैप्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो पैरेलल लाइंस पिछले वाले ट्रांसफॉर्मेशन में थी यानी ओरिजिनल एक्स में थी, तो उस केस में पैरेलल लाइंस जो थी वो अभी भी पैरेलल ही रहेंगी, और ओरिजिन जो है वो हमेशा फिक्स्ड होता है अनटिल एंड अनलेस तुम कोई दूसरे तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन करो. और इवन स्पेसिंग्स होती हैं, सारे के सारे वेक्टर्स जो भी उस स्पेस में लाई कर रहे होते हैं. तो पहले समझते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं. हाँ, तो वेक्टर्स आर नथिंग बट मतलब हम जैसे एम्बेडिंग्स की बात करते हैं, राइट. तो एम्बेडिंग्स आर ऑल्सो वन काइंड ऑफ वेक्टर. वेक्टर्स कैन बी एनीथिंग विच आर विच रिप्रेजेंट विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो बेसिक रूल ऑफ वेक्टर्स इज कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम दो चीज़ें कर सकते हैं. एडिशन, सिंपल जो रूल ऑफ एडिशन होता है, एंड सिंपल लाइक जो रूल ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है, जैसे पहले एडिशन के बारे में समझते हैं. जैसे ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, एक v1 है एक v2 है. अगर हम उन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर v मिलता है, जो सिंपल वेक्टर एडिशन की बात करते हैं. देन देयर इज डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट इज़ नथिंग बट कि v1 डॉट v2, और वो सिंपल फॉर्मेट में अगर हम देखें तो वो एक स्केलर वैल्यू एट द एंड आती है. अगर हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला याद हो तो ये बराबर होता था मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 डॉट कॉस थीटा, जो भी थीटा एंगल इन दोनों के बीच में होता है, राइट. या फिर हम पेयर वाइज उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इवेंचुअली, और उनको सम कर सकते हैं, वो भी हमारा सेम आंसर आता है.
अब होता है लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज नथिंग बट कि वी डॉट वी, सिंपल उन दोनों को करके, एंड देन उसका अंडर रूट, तो जो L2 नॉर्म के केस में हम निकालते हैं ना। और जो cos थीटा जो हम बता रहे थे कि एंगल बिटवीन टू डिफरेंट वेक्टर्स आर cos थीटा इज नथिंग बट कि V1 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ V1 डॉट V2 डिवाइडेड बाय सॉरी V1 डॉट V2 इंटू डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ V2। तो ये तो बेसिक जो है हम लोग ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले से जानते हैं। और यही cos थीटा आगे चल के हम लोग एम्बेडिंग स्पेस में सिमिलैरिटी के लिए यूज़ करेंगे टॉप के, जिसको कोसाइन सिमिलैरिटी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो सारे के सारे ऑपरेशंस इन्हीं वेक्टर्स के ऊपर होने वाले हैं, सारे के सारे वेक्टर्स मतलब जितने भी ऑपरेशंस हम मूविंग फॉरवर्ड करने वाले हैं इन्हीं वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन से वेक्टर स्पेस में ही काम करने वाले हैं हम लोग। तो हाँ, पहले लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं कि एक सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जहाँ पे कि सेट S है डिफाइंड, V1 V2 डॉट 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 ऐसे n वेक्टर्स हैं मेरे पास। तो जो नया वेक्टर आएगा वो आएगा V इज इक्वल्स टू अल्फा, यहाँ पे अल्फा जितने भी अल्फा आई जितने भी हैं वो सारे स्केलर वैल्यूज है, मतलब 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। और V जो है, जो कैपिटल V है यहाँ पे, वो सारे जितने वेक्टर्स थे सेट में एस सेट में जितने भी वेक्टर्स थे उन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि यहाँ पे दो तरीके की कंडीशंस निकल के आती हैं कि या तो ये जो सेट S यहाँ पे दिया हुआ है जो सारे वेक्टर्स का है, या तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा नहीं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन यही होती है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हम इन V1 से लेके V1 मतलब पूरे सेट को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट तब बोलेंगे जब ये जो स्केलर वैल्यू अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n जो है वो इनका सम जीरो आए और अल्फा 1 और अल्फा 2 ये सारे स्केलर वैल्यूज भी जीरो के बराबर हों। मतलब कि ऐसा कोई अल्फा या ऐसी कोई स्केलर वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती हैं जहाँ पे कि हम इन सब का सम करें और ये जीरो के बराबर आ जाए, ठीक है। तो ये होता है केस मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट का। अदरवाइज अगर ऐसा कोई सेट एग्जिस्ट करता है स्केलर वैल्यूज़ का कि जैसे मान लो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है 0,1 है ना और 0,-1, ठीक है। तो मतलब ये सारे तुम्हारे इन दोनों को अगर हम सिंपल स्केलर वैल्यू 1 में भी लेके रखें ना इवेंचुअली, तो जो मेरा फाइनल वेक्टर बनेगा वो 0,0 का वेक्टर बन जाएगा, है ना, क्योंकि सिंपल वेक्टर एडिशन की अगर हम बात करें तो उस केस में अल्फा 1 और अल्फा 2 0 के बराबर नहीं है, तो वो उस केस में वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। वो पूरा वो जो पूरा वेक्टर सेट है वो तुम्हारा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये तो केस हो गया तुम्हारा लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट का। अब देखते हैं, है ना। तो in space of Rn a set of more than n vectors is linearly dependent, ठीक है। any set containing 0 vector is a linearly dependent vector, ठीक है। अब इन दो स्टेटमेंट्स का मतलब समझने का ट्राई करते हैं कि Rn स्पेस है ना, यानी कि रियल स्पेस में जो n डायमेंशन का है, n डायमेंशन के सारे वेक्टर्स हैं, उसमें a set of more than n vectors is linearly dependent। जैसे कि दो चीज़ों का एग्जांपल लेते हैं, है ना। जैसे n की वैल्यू अभी 2 है ना। तो हम ये बोलेंगे कि अगर मान लो मेरा जो सेट है वेक्टर सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट तब होगा जब वेक्टर का डायमेंशन n है ना, या हमारे केस में जो एग्जांपल में 2 है, अगर उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हैं वो n से ज़्यादा होंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि हम ऐसा एक ना एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हम खोज ही लेंगे जहाँ पे कि वो ऐसी स्केलर वैल्यूज हमें मिली जाएंगी जहाँ पे कि उनका सम जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी है कि जिस भी सेट में 0 वेक्टर प्रेजेंट होता है, 0 वेक्टर मतलब 0,0 या 0,0,0 ऐसे करके, वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है, LD जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब एक ये चीज़ देख लेते हैं कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब कि दो वेक्टर्स हम लेंगे V1 और V2, अगर उन दोनों को, हाँ परपेंडिकुलर की बात हो रही है, करेक्ट। तो टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल इफ उनका जो पेयर वाइज डॉट प्रोडक्ट 0 होगा जहाँ पे कि I और J के बराबर नहीं है, ठीक है। अब ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स क्या होते हैं। ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स आर सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इफ ईच वेक्टर हैज़ अ लेंथ ऑफ 1।
मतलब कि v1 डॉट v2 टू जीरो है ही है, बट v1 और v2 का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, मतलब सारे राइट वेक्टर्स एंगल टाइप का, सबका लेंथ राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का, नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं क्या बोलते हैं, कहेंगे उसको। आइसोस्केलेस टाइप नहीं नहीं, हाँ, वो बोलो। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। हाँ यहाँ पे बस दो वेक्टर्स की बात हो रही है जिनका ठीक, मैग्नीट्यूड समझ गया। 1 है और उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो हम्म। इवेंचुअली। तो हाँ, अब एक चीज़ और जानते हैं हम, जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का सेट होता है ना, वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों का मैथमेटिकल प्रूफ भी एग्जिस्ट करता है, बट अभी उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बेसिक आइडिया हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में काम आएंगी हमारे, ठीक है। तो हाँ, ये हम लोग पीसीए का एल्गोरिथम बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, ठीक है। पीसीए का एल्गोरिदम, सिंगुलर वैल्यू हाँ, ठीक है। डिकम्पोजिशन का एल्गोरिदम, मूविंग फॉरवर्ड सपोर्ट वेक्टर मशीन्स का एल्गोरिदम, ये सारी चीज़ों का बेसिस यही यही है। होने वाला है, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स का बेसिक्स देख लेते हैं कि जैसे दो प्रॉपर्टीज़ होती है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, है ना। तो ये सिंपल जो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो रूल होता है, वो तुम्हारा वही मैट्रिक्स का बेसिक्स है ना। तो एसोसिएटिव इसकी दो लॉज होती है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हाँ ट्रांसपोज हाँ, तो इसके केस में हाँ, अब एक चीज़ और समझते हैं, अगर मैट्रिक्स के केस में ए बी और ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि बी और सी बराबर होंगे, है ना। ये मैट्रिक्स के केस में कभी नहीं होता है। अब एक चीज़ होती है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। सिमिलरली अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज करते हैं तो उल्टे साइड हो जाता है, वो तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाता है। के कांस्टेंट है मेरा, तो के ए ट्रांसपोज मेरा सिंपल के ए ट्रांसपोज ही रहेगा, है ना। और ए का ट्रांसपोज हमेशा वापस ए बना देता है, दो बार उल्टा हो गया उस तरीके से, ठीक है। अब सिंगुलर का क्या मतलब होता है, क्योंकि इवेंचुअली हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन भी पढ़ेंगे। तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, मतलब कि ये नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, जिसको हम इन्वर्स नहीं कर सकते हैं, है ना। अब क्या है फिर, जो प्रॉपर्टीज ऊपर ट्रांसपोज की काम कर रही थी, उसी तरीके से सिमिलर यहाँ पे इन्वर्स की भी काम करती है। जैसे ए इंटू बी का इन्वर्स बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होता है, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। एंड स्केलर के इंटू ए का इन्वर्स 1 के इंटू ए इन्वर्स होता है, ठीक है। इसका भी मैथमेटिकल प्रूफ सिंपल है कि हम लोग, क्योंकि ए इन्वर्स में हम लोग डिटर्मिनेंट की वैल्यू से 0 डिवाइड करते हैं ना उसको, डिटर्मिनेंट से क्योंकि डिवाइड करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे के से हर चीज़ स्केल अप हो रही थी, तो इन्वर्स में हर चीज़ के से स्केल डाउन हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अब समझते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, क्योंकि वेक्टर स्पेस हर जगह आने वाला है, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड आर इज अ सेट ऑन विच टू ऑपरेशंस वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आर डिफाइंड सच दैट कि m1 मेरा ये मतलब फर्स्ट कंडीशन है कि जो वेक्टर प्लस होगा, मतलब कि जो एडिशन वाली चीज़ होगी वो एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगी, और m2 है मेरा कि डॉट इज लाइक जो डॉट ऑपरेशन होगा इज डिफाइंड बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स सच दैट ऑल स्केलर्स बिलोंग टू रियल वैल्यू आर एंड v यानी स्मॉल v बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस v, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं। अब हाँ, तीसरी कंडीशन यहाँ पे ये है कि फॉर ऑल a, मतलब फॉर ऑल स्केलर वैल्यूज, अगर हम दो वेक्टर्स लेते हैं v और w, है ना, तो r एग्जैक्टली वही है ना, जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स इन द डेटा सेट, r एग्जैक्टली वही था। r मेरा रियल फील्ड है, जैसे रियल नंबर्स का फील्ड है। फील्ड मतलब r मतलब वही होगा ना कि एक रियल नंबर्स कितने वो हैं कॉलम्स, नहीं, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। अगर वो जैसे बताया था, जैसे हाँ, वो r टू द पावर n होता तो n कॉलम्स अच्छा, होते हैं, हाँ, वैसे होता है, हाँ, ठीक है। तो sorry, n यहाँ पे रियल sorry, नंबर हाँ, है, ठीक। ठीक है। तो v और w मेरा यहाँ पे a जो है वो स्केलर वैल्यू है, जो रियल नंबर, कोई एक रियल हाँ। नंबर है, फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब v कॉमा w जो है वो कैपिटल v को बिलोंग कर रहा है, कैपिटल v मेरा वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो स्केलर वैल्यू ऑफ v प्लस w a इंटू वी प्लस ए इंटू डब्ल्यू के बराबर होगा, सिंपल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी मेरी है कि अगर a और b ये दो स्केलर वैल्यूज हैं, है ना, और जो स्मॉल v है वो एक वेक्टर है v सब स्पेस, मतलब इस वेक्टर स्पेस में से, तो a प्लस बी इंटू वी जो है वो a इंटू वी प्लस बी इंटू वी के बराबर होगा, सिंपल, है ना। एंड लास्ट m5 प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पे है कि अगर दो वैल्यूज हैं a b, है ना, जो कि अगेन स्केलर है, स्मॉल v जो है वो v से आ रहा है, तो a इंटू बी इंटू वी हो जाएगा a इंटू बी इंटू वी, जिस तरीके से लिखा हुआ है, करेक्ट।
अब फाइनल मेरा यहाँ पे यूनिटरी लॉ है। तो इस तरीके से अगर समझा जाए कि फॉर ऑल थिंग्स बिलोंगिंग टू, मतलब ये मेरा उस तरीके से समझ सकते हो कि कैसे बोल सकते हैं इसको, एक यूनिटरी लॉ मतलब कि अगर मान लो वन है ना, स्केलर वैल्यू वन है यहाँ पे, तो वन इंटू वी हमेशा वी के बराबर होगा, सिंपल, करेक्ट। अब तो फाइनल ये सारी प्रॉपर्टीज जो भी स्पेस फॉलो करेगा, है ना, जो भी वेक्टर स्पेस इसको फॉलो, मतलब जो भी स्पेस इसको फॉलो करेगा या सेट ऑफ वेक्टर्स इसको फॉलो करेंगे, तो ये v उस पर प्लस होना चाहिए, उस पर डॉट ऑपरेटर, ये दोनों ऑपरेटर ऑपरेशंस जिसपे कॉमा लिखा हुआ है, तो वो उसको हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज जिसमें सिंपल प्रॉपर्टीज जो वेक्टर की होती है, ये वो वेक्टर स्पेस हो जाता है। अब अबिलियन ग्रुप क्या होता है, ऊपर हमने बोला था ना कि v प्लस जो है वो हमेशा अबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है ना। तो अबिलियन ग्रुप का क्या मतलब होता है, वही सिंपल जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होती थी कि कम्यूटेटिव होता है, क्लोजर होता है, एसोसिएशन होता है, जीरो जीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, और एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव हम ऊपर देख ही चुके हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम देख चुके हैं। जीरो जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी नंबर से जीरो, किसी भी वेक्टर से जीरो जीरो मतलब जीरो वेक्टर ऐड करेंगे तो वही सेम वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है उसमें वी वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका माइनस ऑफ वो भी एग्जिस्ट करेगा, उस तरीके से, ठीक है, सिंपल चीज़ें। तो बाकी चीज़ों की आई डोंट थिंक यहाँ पे उतनी ज़्यादा नीड होनी चाहिए। हाँ देखो, एक चीज़ और जान लेते हैं बस, ठीक है, ये क्योंकि आगे चल के मैनिफोल्ड और सब स्पेस समझना पड़ेगा। तो सब स्पेसेस ऑफ आर एन, ठीक है, तो वो था वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब हम बात करें सब स्पेस की, ठीक है, मतलब उस स्पेस का एक सब स्पेस है, ठीक है। तो अगर मेरा रियल नंबर n इज अ वेक्टर स्पेस ओवर r, ठीक है, then a subset of Rn is said to be a subspace of vector space of Rn if S is also a vector space in the same field R। मतलब अगर हम उसमें उस जो पूरा स्पेस था ना R मतलब वो पूरा वेक्टर स्पेस था R ऑफ n में, तो उसमें से अगर हम कुछ सबसेट उठा लें, ठीक है, और वो सेम फील्ड R को ही बिलोंग करता है, तो वो एक सब स्पेस हो जाएगा उस वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में कंफ्यूजन आगे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब वेक्टर स्पेस में इवेंचुअली हम लोग इतनी बाकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वही प्लस माइनस वाली, ठीक है, सारी चीज़ें। हाँ ये चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एक सब स्पेस है R ऑफ 3 में, ठीक है। सब स्पेस और वेक्टर स्पेस में डिफरेंस क्या होता है एग्जैक्टली? वेक्टर स्पेस स्पैन्स ओवर होल डेफिनेशन, जैसे कि R ऑफ n, कैपिटल R ऑफ n जो है वो पूरा वेक्टर स्पेस है, ठीक है। उसमें से अगर हम कुछ चुनिंदा वेक्टर्स उठा लेते हैं तो वो उसका सब स्पेस हो जाएगा। तो सब स्पेस तभी होता है जब वो सेम प्रॉपर्टीज डिफाइंड हो सारी की सारी जो वेक्टर स्पेस पे डिफाइंड थी। तो हम ऐसे ही सेट ऑफ वेक्टर्स लेंगे जिन पे वो सारी प्रॉपर्टीज जो ऊपर लिखी हुई थी वो सारी की सारी उस पर मतलब एप्लीकेबल हो रही हो, ठीक है। तो हम सबस्पेस क्यों क्रिएट किए हैं? क्योंकि हमारा डेटा सेट जो आने वाला है वो हमेशा पूरा R ऑफ n तो होगा नहीं, उसमें से कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही तो लेंगे ना हम लोग। कुछ सब यूज करके हम लोग आउटपुट नहीं यूज करेंगे। करेक्ट। कुछ सब स्पेस मतलब कुछ कॉलम ही नेसेसरी है फीचर जो कि हम यूज करेंगे। काइंड ऑफ दैट, बट जैसे R ऑफ n इज अ वेरी मतलब कैपिटल R ऑफ n में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, है ना, उसमें से हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर ही ऑपरेशन करने वाले हैं, तो वो तुम्हारा सब स्पेस हो गया, ठीक है। देन देयर इज कि हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ एनी नॉन एम्प्टी कलेक्शन ऑफ सब स्पेस ऑफ R इज अ सब स्पेस ऑफ Rn, मतलब दो सब स्पेस अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे नॉन, अगर वो नॉन एम्प्टी होगा तो वो भी एक सब स्पेस होगा Rn का, ठीक है। ये सारे सिंपल थ्योरम्स हैं, इनके प्रूफ में जाने की अभी फ़िलहाल के लिए तो मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। इसकी भी ज़रूरत आई डोंट थिंक अभी है। वी कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू, हाँ ओके फाइन। तो एक ऑपरेशन होता है लैग्रैंजियन, ठीक है, लैग्रैंजियन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कि कोई फंक्शन दिया हुआ है f(x), ठीक है, और एक कंडीशन और दी हुई है कि g ऑफ x जो है, दोनों x वेरिएबल पे हैं फंक्शंस, g ऑफ x जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, एक है कि मेरा एक f(x) दिया हुआ है, ठीक है,
और तो इसका भी बाउंड्स दिया होगा कुछ, ठीक है, लेकिन हमको उस पर कंस्ट्रेंट डालना पड़ेगा। मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन में मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक ही कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं। तो उसका लैग्रैन्जियन हम हमेशा कैसे लिखते हैं, लैग्रैन्जियन फॉर्म होता है ये कि L ऑफ, तो एक लैग्रैन्जियन स्केलर वैल्यू हम डाल देते हैं लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी कंडीशंस ऐड होती जाएंगी ना, जैसे अगर यहाँ पे h ऑफ x होता है लेस देन इक्वल्स टू 0, है ना, तो यहाँ पे एक और पैरामीटर हमको ऐड करना पड़ता है अल्फा बीटा जो भी, और यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड हो जाती है प्लस, एंड देन यहाँ पे जो भी हम अल्फा लिख रहे हैं h ऑफ x, ये पूरा उसका लैग्रैन्जियन फॉर्म होता है, ठीक है। और ऐड होता रहेगा। सिंपल। तो स्केलर वैल्यू, एक स्केलर वैल्यू एक लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर हमको चाहिए, उसको स्केलर वैल्यू को लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या है ना कि हमको ऑप्टिमल कंडीशन चाहिए होती है, तो अगर तो हम लोग को याद हो कि मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए किसी भी फंक्शन का हम लोग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करते थे, करेक्ट। तो पॉइंट ऑफ ऑप्टिमैलिटी या जो भी हम उसको बोलते हैं, तो ये लैग्रैन्जियन हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स जो मेरा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, प्लस जो भी मेरी प्लस सम स्केलर या लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर इनटू जो मेरा कंस्ट्रेंट कंडीशन है, ठीक है। उसका अगर हम लोग डिफरेंस मतलब उसका हम लोग अगर ग्रेडियंट निकालने का ट्राई करते हैं, ये इस तरीके का ग्रेडियंट आएगा, ठीक है। अब ऑप्टिमल फंक्शन ऑप्टिमैलिटी के लिए क्या कर देंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो उसी के लिए सॉल्व कर लेंगे, लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, ऑप्टिमल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर की एग्जिस्ट होने की, या फिर वो पॉइंट जो हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं एक्स स्टार मान लेते हैं, वो ऑप्टिमल है कि नहीं, है ना, उसके लिए केकेटी कंडीशंस बोलते हैं इसको। इस ये साइंटिस्ट का नाम है कुर्श समथिंग नाम है, आई गेस इसका नाम था केकेटी कंडीशंस, हाँ, कारुश कुन टकर कंडीशंस, ठीक है। तो कारुश कुन कट मतलब केकेटी जनरली इन शॉर्ट हम लोग केकेटी कंडीशंस ही बोलते हैं इसको। तो केकेटी कंडीशन ये होती है कि पहली कंडीशन होती है कि जो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन की जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमम है कि नहीं, उसकी कंडीशंस होती है ये, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि हमको मान लो मिनिमाइज करना है एफ ऑफ एक्स को, ठीक है। कंडीशंस दी हुई है कि जी ऑफ आई एक्स लेस देन 0 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई, है ना, 1 से लेके m तक। तो यहाँ पे मेरा जो एफ एक्स है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जी एक्स जो है वो मेरा कंस्ट्रेंट फंक्शन है ना। तो फर्स्ट कंडीशन जो होती है जो हमने ऊपर लिखा था वही सेम कंडीशन है, ठीक है, स्टेशनैरिटी की कंडीशन। इसमें क्या है कि ग्रेडियंट कंडीशन, मतलब कि उसको हम 0 के बराबर कर दिए, लैग्रैन्जियन लिख के उसका जो ग्रेडियंट होगा वो 0 के बराबर कर दिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, जो कंस्ट्रेंट कंडीशन ऊपर ऑलरेडी दी हुई थी, है ना, वो हर पॉइंट के लिए ट्रू होनी चाहिए। तो अगर मेरा जो ऑप्टिमल पॉइंट एक्स स्टार आएगा उसके लिए भी सेम कंडीशन होगी, ठीक है। हाँ, अब दूसरी चीज़ क्या है, जो लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर होता है लैम्डा, है ना, या अल्फा या बीटा, हाँ, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉन नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन है कि जो लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर है एक्स स्टार पे इनटू जी ऑफ आई एक्स स्टार 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन, ये 4 कंडीशंस को हम केकेटी कंडीशंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये केकेटी कंडीशंस हमारी ऑलमोस्ट हर जगह पे पॉपअप करेंगी, चाहे वो हम जब पीसीए का डेरिवेशन कर रहे होंगे या फिर एसवीएम का डेरिवेशन कर रहे होंगे, हर जगह पे ये सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि जो इवेंचुअल फंक्शंस बनते हैं एसवीएम के केस में, हार्ड मार्जिन सॉफ्ट मार्जिन जो भी हम लेना चाहें, वो सारे के सारे इन्हीं कंडीशंस के बेस्ड पे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम मतलब कुछ कंडीशंस दी होती हैं, है ना, जी ऑफ एक्स दिया होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा एफ एक्स हो गया, तो उसके बेसिस पर पहले लैग्रैन्जियन लिखेंगे उसका, फिर लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर्स को उसमें डालेंगे। तो एसवीएम के जो पैरामीटर्स होते हैं ना, कैपिटल सी, है ना, गामा, ये सारे के सारे पैरामीटर्स होते हैं एसवीएम के, वो सारे के सारे एक्चुअली में लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर ही होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है डुअल ऑफ अ फंक्शन, तो डुअल ऑफ अ फंक्शन इज नथिंग बट कि जो हम लैग्रैन्जियन लिखते हैं ना, उसी में जो लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर आता है, तो अगर मान लो हम किसी फंक्शन को मिनिमाइज करना चाह रहे थे, तो उसका अगर हम ऑपोजिट फॉर्म लिख दें उल्टे साइन के साथ, तो वो बन जाता है मेरा डुअल फॉर्म। मतलब अब हमको मिनिमाइज नहीं करना है फंक्शन को, डुअल फॉर्म हमको उसको मैक्सिमाइज करना होगा। कई ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका मिनिमाइजेशन और जो लैग्रैन्जियन मल्टीप्लायर वाली जो कंडीशन आती है वो फिजिबल नहीं होती है, मतलब सॉल्वेबल नहीं होती है, तो हम उसका डुअल निकाल लेते हैं,
एंड देन उसके बाद उसको सॉल्व करने का ट्राई करते डुअल मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? हैं। डुअल मतलब कि तुम उसको ऐसे फॉर्म में लिख दो कि मिनिमाइज करने की जगह तुमको मैक्सिमाइज करना पड़े उन वैल्यूज़ को, मतलब उल्टा काम करना पड़े तुमको। कई बार मैक्सिमाइजेशन हो सकता है उस डुअल फंक्शन का ईजी हो, मिनिमाइजेशन टफ हो, तो उस हिसाब से, है ना। फाइनल थिंग इज मैनीफोल्ड एंड सब स्पेस। तो सब स्पेस हम ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब सब स्पेस और मैनीफोल्ड होता क्या है, ठीक है। तो जैसे ये पेपर की बात करते हैं, ठीक है। ये पेपर अगर फ्लैट है तो ये मेरा सब स्पेस है, क्योंकि इसमें ढेर सारे वेक्टर्स होंगे, तो ये मेरा सब स्पेस है, ठीक है। अब इसी पेपर को अगर मान लो हम ऐसे राउंड में ऐसे कर देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, है ना, तो ये जो कर्वेचर आता है ना, इसको हम मैनीफोल्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस क्या है, पहले ये समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे ये प्लेन था मेरा, ठीक है, तो ये लीनियर उसमें सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ना, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से यूक्लिडियन डिस्टेंस के बराबर पे होंगे, है ना, ये सारे के सारे। हाँ, अब ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसके बीच में यही एक पाथ है ना, और कोई पाथ नहीं है। लेकिन अगर हम इसको घुमा दें ऐसे, है ना, तो अब डिस्टेंस चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर सिर्फ यूक्लिडियन मैप नहीं रह जाएगा, यहाँ पे अब जियोडेसिक डिस्टेंस और बाकी डिस्टेंस भी आएंगे। जियोडेसिक डिस्टेंस ऐसे घूम के आएगा पूरा, और यूक्लिडियन डिस्टेंस बस यहाँ से यहाँ होगा, जो कि पहले से कंपैरिजन में कम हो गया, है ना। तो हम लोग के अराउंड जो प्रॉब्लम्स होती है ना, मशीन लर्निंग के केस में अगर हम लोग बात करें, तो पीसीए जो होता है वो हमेशा हम लीनियर सब स्पेस पे लगाते हैं, मतलब इस पे लगाते हैं, ठीक है। ये मतलब ये जो सब स्पेस होता है इसी पे काम करता है पीसीए अच्छे से, है ना। अगर मैनीफोल्ड की बात आ जाती है तो पीसीए उतना अच्छा काम नहीं करता है, क्योंकि पीसीए में हम ये मान के चलते हैं कि ये सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं वो एक ही सब स्पेस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हम लीनियर केस मान के चलते हैं। पीसीए जो है वो लीनियर केसेस के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जहाँ बात मैनीफोल्ड की आ जाती है वहाँ पे पीसीए काम अच्छा नहीं करता है। उस केस में हम लोग या तो यू मैप यूज़ करते हैं, यू मैप यूज़ करते हैं। हाँ, तो यू मैप में जो एम है वो मैनीफोल्ड ही है, ठीक है। और तो इन सब का रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। हाँ, रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, चलो। तो जैसे मान लो तुमको, हाँ, अब चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे यूज़ होती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें कहाँ पे यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुमने एक फ़ोटो खींची, किसी एक इमेज खींची, ठीक है, ये पूरी इमेज है मेरी, ठीक है। अब इसके डायमेंशंस की बात करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये है मेरा 1000, ठीक है, और ये भी है मेरा 1000, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स हुए, 1000 क्रॉस 1000, मतलब 10 टू द पावर 6 एलिमेंट्स हो गए इसमें, ठीक है, 10 टू द पावर 6 पिक्सल्स हो गए इसमें। अभी हम आरजीबी चैनल की बात नहीं कर रहे, सिंपल ग्रे स्केल इमेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मान लो इस मैट्रिक्स को तुमको स्टोर करना है अपने लैपटॉप पे, ठीक है। तो व्हाट इज द आइडियल वे ऑफ सेविंग दिस, है ना। तो अब होता क्या है ना कि इमेज कंप्रेशन के कई टेक्निक्स होती हैं, एफएफटी भी यूज़ करते हैं, जेपेग कंप्रेशन में शैनन एनकोडिंग भी यूज़ करते हैं, बट हम एक सिंपल वे की बात करते हैं कि इसको हम अगर मान लो कम स्पेस में स्टोर करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं एम, ठीक है। अब हम पहले अगर हम इसको रॉ फॉर्म में स्टोर कर रहे थे तो कितने एलिमेंट्स लग रहे थे, 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो जो ऊपर कंडीशंस हमने देखी ना, उसके बेसिस पे हम लीनियर अलजेब्रा में आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी उस पर भी बात करेंगे कि वो होता क्या है, या बात कर ही लेते हैं, चलो। तो आइगन वैल्यूज आर नथिंग बट, जैसे अगर कोई मेरा एक मैट्रिक्स है ए, है ना, तो ए माइनस, अगर हम लोग को याद हो तो लैम्डा आई का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से अगर हम एक कंडीशन लिखते थे पहले, तो ये जो लैम्डा होता था ये मेरी आइगन वैल्यूज होती थी, ये मेरा स्केलर वैल्यू है ना। आई मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए जो है मेरा सिंपल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस केस में हम ए माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 कर देते थे, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते थे, जो लैम्डा की वैल्यूज आती थी वो मेरी आइगन वैल्यूज होती थी, ठीक है। आइगन वैल्यूज को रखने के बाद जो वैल्यूज आती थी वो आइगन वेक्टर्स होते थे, ठीक है। तो अब उनका उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो इम्पोर्टेंस समझने का ट्राई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 6 एलिमेंट्स अगर हम रॉ फॉर्म में उसको स्टोर करते तो अभी स्टोर होता, ठीक है। अब करते हैं, अब एक कंडीशन होती है, एक टेक्निक होती है सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन,
ठीक है। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में हम क्या लिखते हैं कि m जो है उसको हम 3 मैट्रिक्स में तोड़ सकते हैं, ठीक है, u, सिग्मा और v ट्रांसपोज में, ठीक है। u की बात कर रहे हो? नहीं, हाँ, ठीक है। एक सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन अभी हम बात करें नॉर्मल सेंस में, ठीक है। तो जो m है वो u सिग्मा v ट्रांसपोज के बराबर है, ठीक है, हम ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है ना, देयर इज अ मतलब एक चीज़ होती है रैंक, है ना, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो रैंक होती है ना, तो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि इसका डायमेंशन है 1000 क्रॉस 1000, ठीक है। लेकिन जो रैंक होती है ना मैट्रिक्स की, वो हमेशा 10,000 से छोटी होगी। जो R होगा वो इक्वल टू भी हो सकता है या फिर लेस देन भी हो सकता है 1000, ठीक है। मतलब कि उसमें कुछ ऐसी पर्टिकुलर रोज हैं जिनको हम टोटली ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तुम्हारा इवेंचुअली रैंक होता है कि जो नॉन ज़ीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने के बाद जो नॉन ज़ीरो मतलब तुम्हारे रोज आएंगे, वो तुम्हारे जितने भी ऐसे नॉन ज़ीरो रोज होंगे वो तुम्हारा रैंक होता है। जो नॉन ज़ीरो रोज होंगे जिसमें कि कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, जो रोज ज़ीरो हो गई वो रैंक में नहीं आती है, ठीक है। तो उसको रो एक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके बाकी चीज़ें करते हैं। अब इस पर वापस आते हैं, ठीक है। तो इनका डायमेंशन सोचने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा रैंक, ये हमेशा 1000 से कम होने वाला है ना। इसका डायमेंशन कितना है, 1000 क्रॉस 1000 है, मतलब 10,000 क्रॉस 1000 है, ठीक है। अब u का क्या होगा, u का डायमेंशन होता है 1000 क्रॉस r, जो कि लेस देन 1000 है, ठीक है। तो अभी के लिए मान लेते हैं r की रैंक है 500 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं r की रैंक है 500। तो u का डायमेंशन होगा 1000 क्रॉस r, सिग्मा का होगा r क्रॉस r, है ना, और v ट्रांसपोज का होगा r क्रॉस 1000, ठीक है। अब एक बार देखते हैं, अब ये जो 500 था ना, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हम कितना स्पेस बचा सकते हैं। 1000, तो यहाँ पे हो गया मेरा 5 इंटू 10 टू द पावर 5, है ना, 5 इंटू 10 टू द पावर 5 एलिमेंट्स यहाँ से निकल के आए, ठीक है। यहाँ से कितना निकल के आया, 25 इंटू 10 टू द पावर 4, है ना, और यहाँ से फिर से निकल के आया 5 इंटू 10 टू द पावर 5 मैट्रिक्स की वैल्यूज़, है ना। अब इसको सम करने का ट्राई करते हैं, 5 + 5 10, 2.5 यानी 12.5 इंटू 10 टू द पावर 5, ऊपर कितना था 10 टू द पावर 6, कितना रिडक्शन कर दिया उसमें, 10 टाइम्स का ऑलमोस्ट करेक्ट, है ना। तो इसका मतलब है कि हम मैट्रिक्स को डिकम्पोज कर सकते हैं लीनियर अलजेब्रा का यूज़ करके, सच दैट कि हम उसको अब ये तो एक स्टोरेज का एग्जांपल तो बस चेंज यही है, तुम बस रैंकिंग यूज किए हो कि रैंक हाँ, कितना एलिजिबल रैंक जो है, और हाँ, जो नॉन नल है वो हटा दो, करेक्ट, तो बस यही यूज हुआ है बहुत मोस्टली कि हाँ, जो मेरे को दिखा। करेक्ट। लेकिन हाँ, तुम इसको तुम और तीन मैट्रिक्स में और कोई चीज तो नहीं दिखा कि जो उसका स्पेस कम कर दिया 10.6 से 5, खाली आर की वजह से सब कम हुआ। हाँ, तो रैंक देखो, जो मैट्रिक्सेस हम अपने आसपास देखते हैं ना, वो मैट्रिक्सेस कभी भी फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि जो डायमेंशन है वो रैंक के बराबर होगा, मतलब रैंक जो है वो डायमेंशन के एकदम बराबर आएगी, क्योंकि पिक्सल्स, अब जैसे इमेज की बात करें ना, तो कई पिक्सल्स तो उसमें ऑलरेडी ज़ीरो होते हैं, तो ज़ीरो मतलब ब्लैक, उसको एग्जीक्यूट उनको स्टोर करने का कोई मतलब नहीं है आइडियल सिचुएशन में, है ना। ये वन ऑफ द वेज है कंप्रेशन के, ऐसे करके जेपेग कंप्रेशन है 50 का भी यूज़ करता है, शैनन एनकोडिंग का भी यूज़ करता है, बट दिस इज़ वन ऑफ द वेज टू डू इट, है ना। तो दिस इज़ अ सिंपल एग्जांपल कि हम डायमेंशनलिटी कैसे घटा सकते हैं, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम आगे पीसीए, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन या बाकी चीज़ें करेंगे, ठीक है। अब इसका एक और एडवांटेज सोचते हैं। अब इसका एक और एडवांटेज ये है कि जो ये u सिग्मा v ट्रांसपोज में हमने इसको तोड़ा है ना, तो इसमें अगर मान लो रैंक फुल नहीं है ना, मतलब फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं ना कि अगर वो फुल रैंक मैट्रिक्स नहीं है तो इसका मतलब है कि ऐसे कुछ फीचर्स होंगे जो मेरे फाइनल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो हम उनको ड्रॉप भी कर सकते हैं इस बेसिस पे, करेक्ट। तो हम यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से फीचर्स को हमको फाइनल ट्रेनिंग में लेना है, तो तुम्हारा कंप्यूटेशन कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ फीचर्स कम है तो टाइम कम होगा। यही चीज़ होती है बेसिस डायमेंशनलिटी रिडक्शन की, ठीक है। तो यही बेसिक आइडिया यही है कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन में हम क्या करते हैं, ठीक है।
अब एक बार numpy में ये सारी चीज़ें ट्राई करके देखते हैं। उस चीज में, हाँ, उधर किसी को बोलो, हाँ ना, ऊपर ऊपर नया नया टैब में, हाँ, कोलैब शेयर क्यों कर रहे हो? कि अब इसका काम नहीं। अरे तो हम्म अरे वैसे भी शेयर तो हो ही नहीं रहा है, हो ही रहा है ना, तो शेयर करने का क्या जरूरत है? उसको नॉर्मल हट बंद ही कर दो, क्योंकि तुम, हाँ, चलाओगे तो उधर ही ना। हाँ, ठीक है। एग्जिट कर दिया क्या तुम? नहीं नहीं, बैक करो, ठीक है। तो हाँ, चलो समझते हैं पहले चीज़ों के बारे में कि पांडास को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। देन numpy को इंपोर्ट कर लेते हैं और matplotlib को इंपोर्ट कर लेते हैं। matplotlib डॉट pyplot एस plt, ठीक है। अब क्या करते हैं ना कि iris डेटा सेट ले लेते हैं, iris डेटा सेट sklearn। तो एक सेकेंड, सॉरी। तो पहले डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में भी देखते हैं, फिर ये सारी कंडीशंस जो भी अब हम लोग ने भी लीनियर अलजेब्रा में देखा, वो सारी चीज़ों को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा आइरिस डेटा सेट, ठीक है। आइरिस डेटा सेट में, तो आइरिस डेटा सेट ना 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो 0, 1 और 2 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। और उनकी ना मतलब उनकी कुछ फीचर्स के बारे में दिया हुआ है, जैसे, तो हाँ, अब पहले टारगेट नेम्स देखते हैं। 3 कैटेगरीज हैं, सेटोसा, वर्सिकोलर एंड वर्जिनिका, ठीक है। ये 3 टाइप्स ऑफ ट्यूलिप्स या तीन टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि हम क्या क्या फीचर्स ले रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे फीचर्स दिए ना 6.9, 3.1, 5.4, 2.1, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक है सेपल लेंथ सेंटीमीटर में, एक है सेपल विड्थ, एक है पेटल लेंथ और एक है पेटल विड्थ, ठीक है। तो इस डेटा सेट से हम लोग पहले विजुअलाइजेशन करने का ट्राई करते हैं, सिंपल विजुअलाइजेशन करने का ट्राई करते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे 4 फीचर्स दिए हुए हैं, है ना, यहाँ पे 4 फीचर्स दिए हुए हैं और ये सारे के सारे सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ पे, मतलब लेंथ और विड्थ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो अब हम ये समझने का ट्राई करते हैं कि किस तरीके के मतलब फीचर्स या किस तरीके के फीचर्स पे हम किस तरीके का, हाँ नहीं, किस तरीके के फीचर्स किस तरीके के प्लॉट करते हैं, क्योंकि डेटा विजुअलाइजेशन मशीन लर्निंग में सबसे पहला पार्ट होता है। अगर तुम विजुअलाइज कर लोगे तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर तुमको क्लियर डिस्टिंक्शन बाउंड्री दिख रही है तो तुम सपोर्ट वेक्टर मशीन के साइड जा सकते हो, है ना। अगर तुमको क्लस्टर्स दिख रहे हैं तो नहीं, तो फिर KNN के साइड जा सकते हो, क्योंकि सुपरवाइज्ड केस है ये, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि हम किस तरीके से चीज़ों को बनाएं। KNN is simple maximum voting algorithm and K-means is based on cluster centers। मतलब K-means ज़्यादा better हुआ ना? नहीं, K-means में labels, K-means is an unsupervised case और KNN is a supervised case, है ना। तो अब इसको प्लॉट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्लॉट करते हैं स्कैटर प्लॉट के हिसाब से, ठीक है। इसमें हम डालते हैं तुम्हारा आइरिस डेटा सेट, इसका 0 वाला फीचर ले लेते हैं पूरा, ठीक है। नहीं, एक सेकंड, सॉरी, ये ले लेते हैं 0 एंड देन आइरिस डेटा सेट का फर्स्ट वाला, है ना, क्या नाम था, आइरिस, डेटा ये है ना, इसको भी क्लियर x के बराबर कर देते हैं। अब यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है ना। तो अभी हमने 0th फीचर वर्सेस फर्स्ट फीचर किया है हमने, मतलब कि सेपल लेंथ
है ना, वर्सेस सेपल विड्थ किया है अभी हमने, ठीक है। अब ये स्कैटर प्लॉट है, लेकिन अभी इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मतलब फीचर किस हिसाब से चीज़ें हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि y निकाल लेते हैं, y इज़ नथिंग बट आइरिस ऑफ टारगेट, है ना। तो यहाँ पे y देने का ट्राई करते हैं, अब देखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइप का जो फ्लावर है उसके सेपल लेंथ वर्सेस सेपल विड्थ एकदम अलग है ना, अपने आप में एकदम अलग है। इन दोनों में थोड़ा मतलब एक दूसरे से थोड़ा जुड़े, इसमें थोड़ा सा लेफ्ट राइट का, हाँ इसमें थोड़ा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली KNN नहीं लगा सकते, करेक्ट, क्योंकि इस केस में अगर हम मैक्सिमम वोटिंग लेंगे और कोई पॉइंट यहाँ आ जाएगा और हमने 5 मैक्सिमम दे रखा है तो वो फ्लिप हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब बाकी चीज़ों को भी प्लॉट करके देख लेते हैं ना। तो बाकी चीज़ों को भी प्लॉट करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने अभी पहला फीचर वर्सेस सेकंड फीचर किया था, अब हम थर्ड फीचर के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टिंक्शन दिख रहा है ना। अब थर्ड प्लॉट करके देखते हैं यहाँ पे, है ना, जो लास्ट फीचर है, यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर डिस्टिंक्शन दिख रहा है ना। तो प्लॉटिंग स्कैटर मतलब इस तरीके के केस में हम लोग हमेशा स्कैटर प्लॉट इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से उसमें दिख जाती हैं, क्लियर डिस्टिंक्शन होता है कि दिख जाता है, ठीक है। सेम केस होता है एम्बेडिंग्स के केस में। तो अब क्या है ना कि जैसे जो मेरी LLM से जो एम्बेडिंग्स आती हैं, करेक्ट, या किसी भी एनकोडर को यूज़ करके तुम उसमें से एम्बेडिंग्स निकालें, ठीक है। मान लो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैथ्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, ऐसे करके ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे पास, उसमें ढेर सारे पैराग्राफ्स से सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब मान लो तुमको देखना है कि तुम्हारा मॉडल कितना अच्छा कर रहा है। आइडियल सिचुएशन में अगर तुम्हारा LLM बहुत अच्छा ट्रेंड है या बहुत अच्छा इनकोडर तुम्हारा ट्रेंड है, तो होना क्या चाहिए, जब तुम उन एम्बेडिंग्स को प्लॉट करके देखोगे ना, तो इसी तरीके का क्लियर डिस्टिंक्शन दिखना चाहिए, क्योंकि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अपने उसी वेक्टर स्पेस में एक जगह कहीं लाया कर रहे होंगे, फिजिक्स उससे दूर होना चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स पास होने चाहिए क्योंकि दोनों में काफ़ी कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। तो ये सारे रिलेशन तुमको दिखने चाहिए। इसका अगर ये रिलेशंस दिख रहे हैं तो ही तुम कह सकते हो कि तुम्हारा रिट्रीवल भी अच्छा होगा अगर तुम रिट्रीवल एग्जैक्टली समझ गए। तो दैट्स व्हाई विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे तो डायमेंशन छोटा है, 4 ही चीज़ें हैं यहाँ पे। एम्बेडिंग्स के केस में डायमेंशन बहुत ज़्यादा होता है, 4096 होता है, वहाँ पे हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो 4096 का वेक्टर था उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 2 या 3 में, समझे, प्लॉटिंग पर्पस के लिए, और फिर हम उसको प्लॉट करके देख सकते हैं। करेक्ट, रिट्रीवल तो तुमको अभी भी ओरिजिनल पे ही करना है, करेक्ट, लेकिन तुम अपने विजुअलाइजेशन के लिए कि तुम्हारा मॉडल कितना अच्छा कर रहा है, करेक्ट, उसके लिए तुम उसका डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करके एंड देन उसको प्लॉट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया तुम्हारा स्कैटर प्लॉट। दूसरा प्लॉट जो हम लोग जनरली देखते हैं वो होता है बॉक्स प्लॉट, ठीक है। दिस इज PLT डॉट बॉक्स प्लॉट, ठीक है। इसमें हम डालते हैं x ऑफ 0 अगेन, है ना, सॉरी, एंड इसमें फिर हम डाल देते हैं एक पैरामीटर होता है जो कलर मैप के हिसाब से उसको चेंज कर देता है, विच इज़ डॉक्यूमेंटेशन चेंज हुआ है क्या, शो बॉक्स इज इक्वल्स टू ट्रू, z order, array like cap widths, then confidence interval notch, ये तो मेरा हो गया इनपुट एरे x फॉर दिस वन, ओरिएंटेशन है, देन परसेंटाइल्स है, बूटस्ट्रैप इंटरवल्स है, और बॉक्सेस है, टिक लेबल्स है। Of each box plot, ticks are always placed at the box position. Manage ticks, auto range, z order. पहले इसको डायरेक्टली प्लॉट करके देखते हैं, एक सेकेंड।
सीबॉर्न में था क्या? सीबॉर्न बॉक्स प्लॉट बेस्ड ऑन क्लासेस। राइट, ओके। तो वो बॉक्स प्लॉट तुम्हारा सीबॉर्न में था। सीबॉर्न भी इसमें हो गई आई गेस। इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS। तो SNS डॉट बॉक्स प्लॉट y is equals to y। Data source must be data frame or mapping, not nd array dot reshape -1, -1 y dot shape is what 150 comma। तो dot flatten dot shape flattened ही ऑलरेडी। नेम ऑफ वेरिएबल्स लिस्ट ऑफ एरेज। इसका शेप क्या है? लेट मी चेक। इसका शेप इज 150 comma this only, right? then y dot reshape हटा देते हैं। p dot array इसमें डेटा फ्रेम ही लेगा क्या? pt dot data frame। ओके। This should not be happening। Wait, something is wrong। ये क्या आ रहा है? हाँ राइट, अब सही है। सो अगर अब हम फर्स्ट वाले फीचर के बारे में देखें तो जो फर्स्ट वाला क्लास है उसका जो सेपल लेंथ है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लाया कर रहा है ना? ये मेरा जो बीच वाला लाइन होता है ये मीडियन होता है, करेक्ट? ये मेरे एक्सट्रीम्स है, मतलब ये मिनिमम है, ये मैक्सिमा है, ठीक है? ये बीच में मीडियन है और ये मोस्ट ऑफ द 95% एलिमेंट जो है वो यहाँ पे लाया कर रहे हैं, ठीक है? सिमिलर हियर, सिमिलर हियर। तो बॉक्स प्लॉट से भी हम लोग ये समझ में आ जाता है कि क्या हम सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, है ना? तो अगर हम मल्टीपल फीचर्स को इनपुट में लेके और फिर उसके बाद चीज़ों को ट्राई करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, है ना? अब एक चीज़ और देखते हैं, क्या इसको हम और अभी जैसे मेरे पास 4 फीचर्स हैं, है ना? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम numpy का यूज़ करके आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो np डॉट linalg डॉट आइगन, है ना? इसमें अगर हम x को डालते हैं, है ना? np डॉट lin डॉट या कोई एक मैट्रिक्स अभी डिफाइन कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू स्मॉल x ले लेते हैं, np डॉट रैंडम डॉट रैंड n, एक मैट्रिक्स लेते हैं 4x4 का, है ना? अब अगर हम इसको डिकम्पोज करने का ट्राई करते हैं तो देखो np डॉट लिन एल्ज डॉट आई से 2 चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है? एक होती है मेरी आइगन वैल्यूज़ और एक होती है मेरी
वेक्टर, ठीक है। अब ई देखते हैं क्या है। ये है मेरी आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो +2, ये मतलब तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका, ठीक है। और v जो है वो मेरे आइगन वेक्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 4 आइगन वेक्टर्स हैं, चार आइगन वैल्यूज़ हैं। अब इनको अब हम मान लो कि अब हमको डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करना है ओवर अ पीरियड, मतलब अब हमको उसका डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करना है, ठीक है। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो PCA कैसे काम करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आइगन वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, इनको हम पहले सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी आइगन वैल्यू की, ठीक है, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो फीचर होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा वो आइगन वैल्यू होगी उस डायरेक्शन में उतना ज़्यादा वेरिएंस होगा, मतलब उतना ज़्यादा स्प्रेड होगा, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज़ क्या डिफाइन करते हैं, मतलब आइगन वैल्यूज़ हमें क्या दिखा, मतलब इससे हमको एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आइगन वैल्यूज़ हमको क्या बताती हैं। आइगन वैल्यूज़ हमको ये बताती है कि अगर हम कोई एक प्रिंसिपल कंपोनेंट लेंगे, है ना, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये आइगन, इस आइगन वैल्यू के रिस्पेक्टिव एक आइगन वेक्टर होगा, उस आइगन वेक्टर के अलोंग, है ना, उस आइगन वेक्टर के अलोंग सबसे ज़्यादा वेरिएंस होने वाला है। इसका मतलब है कि अगर हम कम आइगन वैल्यू वाले फीचर्स को अगर हम हटा भी देते हैं तो भी मेरे मॉडल पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वेरिएंस ऑलरेडी हम ऊपर कैप्चर कर चुके हैं। थ्रेशोल्ड लेके हटा दोगे सारा? थ्रेशोल्ड लेने की भी ज़रूरत नहीं है, हम वो विजुअली भी देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने उसको जब सॉर्ट किया तो हमने बोला कि हमको 10,000 फीचर्स थे, हमको 10,000 में से सिर्फ 100 फीचर्स की जरूरत है, तो टॉप 100 वो तुमको लेके दे देगा, काइंड ऑफ, हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे फिर हम, इसीलिए हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को इवेंचुअली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि आइरिस डेटा सेट में ही इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल के कर सकते हो कि इतना इस स्टैंडर्ड डेविएशन के रेंज में ही लो और सारा हटा दो। आइगन निकलने की क्या फायदा, मतलब हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन का भी एक वैल्यू आता है, हाँ करेक्ट, -q से +q, करेक्ट, या सिग्मा जो भी हाँ हुआ, तो उसी रेंज में लो। तो आइगन की क्या जरूरत, वही चीज़ तो बात वो भी बोल रहा है ना, आइगन वैल्यूज, हाँ करेक्ट। लेकिन देखो होता क्या है ना, टोटल वेरिएंस सबको अगर सम करोगे तो वो टोटल वेरिएंस के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये जैसे पहला फीचर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। इसका मतलब 4 आइगन वेक्टर्स हैं मेरे पास, ठीक है। अब तुम डिसाइड करते हो कि हम सिर्फ और सिर्फ पहला वाला फीचर लेंगे, ठीक है। तो तुम पहला फीचर लिए, उसका जब तुम वेरिएंस कैलकुलेट करोगे तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट जो आता है ना, उसका वेरिएंस सबसे ज़्यादा होता है। टोटल वेरिएंस मान लेते हैं 100 है, करेक्ट, टोटल वेरिएंस मेरा 100 है। तो फर्स्ट वाले प्रिंसिपल कंपोनेंट का जो मतलब तुम्हारा होता है ना, जो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, अगर ये लीनियर स्पेस में लाई कर रहा होता है डेटा, है ना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑलमोस्ट 80 to 85 का वेरिएंस तुम्हारा ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे देगा तुमको, ठीक है। फिर तुम सेकंड वाले को ऐड करोगे, थर्ड वाले को ऐड करोगे, ऐसे जब जैसे जैसे ऐड करते जाओगे वेरिएंस एक्चुअल वेरिएंस के क्लोज जाता जाएगा, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज बस ये दिखाने के लिए होती है कि कौन सा, जितनी ज़्यादा आइगन वैल्यू होगी उस आइगन वेक्टर के अराउंड उतना ज़्यादा स्प्रेड होगा, बस, ठीक है। मतलब वो उतना मैक्सिमम वेरिएंस तुम्हारा एक्सप्लेन कर रहा होगा उस डेटा सेट के बारे में, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका होता है लीनियर अलजेब्रा लाइब्रेरी को कॉल करने का numpy के केस में, ठीक है। अब numpy में और भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे np डॉट, जैसे एक वेक्टर x ले लेते हैं, ठीक है, विच इज़ np ऑफ रैंडम डॉट रैंडन, और इसका शेप मान लेते हैं 1,4, और एक वेक्टर y ले लेते हैं np डॉट रैंडम डॉट रैंड n, है ना, और इसका भी शेप ले लेते हैं y, ठीक है। अब अगर हम अब इन दोनों का शेप क्या है, 1,4, यहाँ भी 1,4 है ना, तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं इसमें, सॉरी, इसमें डॉट प्रोडक्ट हम ऐसे करते हैं, ठीक है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। अब और क्या चीज़ें हम लोग देखे थे, डॉट प्रोडक्ट हो गया, एंगल cos थीटा, हाँ, कोसाइन सिमिलैरिटी अगर हमको निकालनी है ना, कोसाइन सिमिलैरिटी निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, या तो तुम पूरी चीज़ें बैठ के एक्चुअली में कैलकुलेट कर लो, है ना, अदरवाइज
जैसे यहाँ पे एक चीज़ होती है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, है ना, तो एन पी डॉट एल टू एल पी डॉट नॉर्म डॉट एन ओ आर एम नो वेट यहाँ पे लिन एल्ज डॉट नॉर्म और यहाँ पे x और यहाँ पे ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2 कर देते हैं, है ना। तो ये जो है तुम्हारा, ये इस पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, जो हम लोग वहाँ मैग्नीट्यूड निकाले थे मॉड्यूलस ऑफ v। ये नॉर्म 2 का मतलब L2 नॉर्म का वो है, वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे y का निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। ये y का मैग्नीट्यूड है, ये x का मैग्नीट्यूड है ना। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। एंड कोसाइन सिमिलैरिटी निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है जो कि इजी होता है। साइकिट-लेर्न की पेयर वाइज मैट्रिक्स sklearn dot pair wise matrix, we'll just import cosine similarity what happened? क्या हुआ? sklearn dot matrix dot pairwise import cosine similarity। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कोसाइन सिमिलैरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसका यूज़ करके। तो साइकिट-लेर्न की जो मैट्रिक्स डॉट पेयर वाइज है, पेयर वाइज में तुम सारे चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, मैनहट्टन डिस्टेंस, यूक्लिडियन डिस्टेंस, कोसाइन सिमिलैरिटी, कोसाइन डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो x, y डालते हैं, ये रहा इसका कोसाइन सिमिलैरिटी का स्कोर। नेगेटिव क्या डिनोट करता है? कोसाइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो सकती है ना, कर दिया तो उस हिसाब से, ठीक है। और एनीथिंग एल्स दैट वी कैन लुक एट टुडे? क्या है इसमें? और कोई ऑपरेशन जो बच रहा हो? रीड मोर आज का कहाँ गया ये रहा। आइडेंटिटी, इनवर्स, सिपॉन, वेक्टर, मैट्रिसेस, डॉट प्रोडक्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक बार देख लेते हैं। तो जैसे इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स x विच इज़ np डॉट रैंडम डॉट रैंडम 4,4, सिंप्लिसिटी के लिए अभी दोनों का शेप सेम ले लेते हैं, है ना। तो अब अगर हम x @y करते हैं, ये है टॉर्च, ये तो ये तुम्हारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। टॉर्च में भी ऐसी सेम चीज़ होती है, नमपाई के बेसिस पे ही, है ना। तो ये तुम्हारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से काम करता है। तो इवेंचुअली इन्हीं सब चीज़ों मतलब ये सारी लाइब्रेरीज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, हम लोग को लाइब्रेरी इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। और इनवर्स, हाँ, ट्रांसपोज भी इसी तरीके का है। तो x का ट्रांसपोज np डॉट लिन एल्ज डॉट इनवर्स ऑफ x, ये तुम्हारा इनवर्स हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। एंड x डॉट ट्रांसपोज को तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल T, तो ये तुम्हारा ट्रांसपोज हो गया। x अच्छा x प्रिंट नहीं किया ना तुम? हाँ ठीक है, ठीक है। तो सिंपल तुम्हारा मतलब ट्रांसपोज इस तरीके का हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड हैं, मतलब साइकिट-लर्न की लाइब्रेरीज में, जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का एल्गोरिथम। तो कौन कौन सी मेन लाइब्रेरी एक बार हाईलाइट कर देना टॉप से? ये पांडास, नमपाई, मेनली नमपाई, ठीक है। पांडास इज जस्ट फॉर डेटा फ्रेम क्रिएशन और सारी चीज़ों के लिए। प्लॉटिंग के लिए हम लोग, हाँ, स्कैटर प्लॉट हो गया, बॉक्स प्लॉट हो गया। अदर टाइप्स ऑफ प्लॉट्स भी होते हैं, जैसे हिस्टोग्राम प्लॉट होता है, एसएनएस, वो सीबॉर्न है एक लाइब्रेरी,
मतलब उसको ऐसे इंपोर्ट करते हैं. देन हिस्टोग्राम प्लॉट हो गया, बॉक्स प्लॉट हो गया, बार प्लॉट हो गया, पाई चार्ट हो गया. इन सब सारी चीज़ों की मतलब अलग अलग तरीके के प्लॉट्स होते हैं अलग अलग कंडीशंस के लिए, है ना. जैसे अगर मान लो अब अगर हमको डेंसिटी प्लॉट करना होता है ना, इस चीज़ का यहाँ पे डेंसिटी प्लॉट करना, हीट मैप भी कर सकते हैं, बट अगर हमको मान लो डेंसिटी प्लॉट करना होता है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे अगर हम के डी प्लॉट करते हैं, है ना, तो अब ये देखो ये मेरा डेंसिटी प्लॉट है. गॉसियन टाइप का, नॉट एग्जैक्टली गॉसियन बट नहीं, नॉट एग्जैक्टली गॉसियन दिखने में गॉसियन है लेकिन है नहीं है. हाँ, समझ गए. ये वाला देखो जैसे थोड़ा स्क्यूड है, ये वाला फिर भी थोड़ा सा लग रहा है सेंटर्ड अराउंड. तो ये मेरा मीन हो गया, ये जहाँ पे ये पीक कर रहा है ये वाला मीन हो गया, है ना. एंड नीचे एक्स पे क्या वैल्यूज है, एक्स लेवल क्या है इसका? ये तुम्हारा सेपल लेंथ है और ये तुम्हारी डेंसिटी है. हाँ ठीक है, कितने बार वो अपीयर किया क्या. करेक्ट. हाँ. तो डेंसिटी प्लॉट से भी हम लोग समझ सकते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है. और इसी तरीके से हम लोग हिस्ट प्लॉट भी बना सकते हैं. हिस्ट प्लॉट, तो ये हिस्ट प्लॉट हो गया तुम्हारा. कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा. ये कंफ्यूजिंग है, ये थोड़ा क्लैरिटी दे रहा है, ठीक है. तो इसमें अगर हम बिन्स जितने ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे वो इस तरीके का दिखता जाएगा, है ना. हाँ, इसमें अगर हम बिन्स बढ़ाते जाएंगे, ये ऐसे हाँ, इधर फिर ये इधर फिर ठीक ऐसे है. इधर, जैसे जैसे हम बिन्स बढ़ाते जाएंगे इसमें वो इस तरीके का हाँ, दिखता जाएगा. एकदम जितना वो पतला हो जाएगा वैसे ही दिखेगा. करेक्ट. तो ये सारी चीज़ें होती हैं अगर तुमको ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ये सारी चीज़ें देखना होता है कि तो ये सारे प्लॉट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. और डेटा विजुअलाइजेशन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में सबसे पहला स्टेप हमेशा डेटा विजुअलाइजेशन होता है. डेटा को जितना अच्छे से समझेंगे उतने अच्छे से हम पैरामीटर्स डिसाइड कर पाएंगे, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर पाएंगे, उतने अच्छे से मॉडल हम लोग बना आज क्या क्या पाएंगे. सीखे स्टार्ट से लीनियर अलजेब्रा से पता. लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो वी स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लीनियर मैपिंग. देन फिर वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, कोई वेक्टर का स्पेस का जो सब स्पेस होता है वो क्या होता है. देन वेक्टर एडिशन और वेक्टर अबेलियन ग्रुप क्या होता है, वेक्टर सब स्पेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. देन हम लोग ने और क्या देखा था, केकेटी लैग्रैंजियन देखा था. लैग्रैंजियन मल्टीप्लायर कैसे काम करता है. हाँ. देन केकेटी कंडीशंस क्या होती हैं उसके ऑप्टिमा के हाँ, लिए. और सिंगुलर वैल्यू और ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट होती है, आइगन वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट की जाती हैं. एंड देन फाइनली सिंगुलर मतलब वन एप्लीकेशन की ये सारी चीज़ें कहाँ इवेंचुअली यूज़ होती हैं, विच इज़ सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन. तो और फिर हम लोग देखेंगे फिर उसके बाद तो pandas numpy जो हैंड्स numpy pandas और scikit-learn तुम्हारा scikit-learn which is और तो कुछ बच नहीं रहा है आज का.